यस। थैंक यू सर। अब आप अपना परिचय पूरे बोर्ड को दीजिए। सर मेरा नाम संध्या सिंह है। मैं ग्राम तेंदुआ कला मेजा इलाहाबाद से बिलोंग करती हूँ। सर मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा माधव ज्ञान केंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज नैनी प्रयागराज से कंप्लीट की है। उसके बाद सर मैंने अपना ग्रेजुएशन बीए में पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री और एजुकेशन सब्जेक्ट से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। तत्पश्चात सर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में लगी हूँ। और इस समय क्या कर रही हैं? सर इस समय इसी तैयारी में लगी हूँ। ये मेरा पहला प्रयास था यूपी पीसीएस का, जिसमें अभी इंटरव्यू है। अच्छा, आपका पॉलिटिकल साइंस रहा? जी सर। और इंटरनेशनल रिलेशन? जी सर। इस समय जो इंटरनेशनल रिलेशन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन चल रहा है, जी सर। इसके बारे में कुछ बताइए। सर इसकी शुरुआत जो कह सकते हैं सर, जब नाटो की सदस्यता के बारे में यूक्रेन का एक रुझान समझ में आया तो उसके पश्चात रसिया ने स्पष्ट कर दिया था कहीं न कहीं कि वो आक्रमण कर सकता है। और सर उसके बाद आक्रमण हुआ जो अभी तक जारी है। कहीं न कहीं रसिया ने ये भी सोचा था कि ये आक्रमण काफ़ी कम दिनों तक समाप्त हो जाएगा और वो यूक्रेन को विजित कर लेगा। सिर्फ उसके नाल राष्ट्रपति पुतिन के जो एडवाइज़र हैं उन्होंने तो ये जानकारी उनको दी थी कि शायद 4-5 दिन में आराम से वो इस देश को जीत सकते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं हुआ, युद्ध अभी तक जारी है। और सर इसका पूरा ग्लोबल इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। वो चाहे क्रूड ऑयल हो गया और जो खाद्य हो गए, इन सब में महंगाई का जो असर पूरे विश्व में दिख रहा है। सही। ठीक। संध्या, जी सर। WHO का कोई रेलेवेंस बचा है अब? कोविड टाइम से ही हम लोग देख रहे हैं कि WHO ने अपनी भूमिका बहुत अच्छे से नहीं निभाई है और न तो इस पेंडेमिक पे कंट्रोल करने में उतना अच्छा उसका रोल रहा। अब नए नए वायरस आते जा रहे हैं, डिजीज़ आते जा रहे हैं, जो 60 के दशक में अगर मंकी पॉक्स की बात आ रही थी, अब वो भी फैल रहा है। जी सर। और संदिग्ध सवाल भी उठाए गए कि थोड़ी भूमिका संदिग्ध भी हो सकती है। ठीक है, जी सर। तो आपको क्या लगता है अब WHO जैसे संस्थान को बंद कर देने की ज़रूरत है? सर कोई भी संस्थान और उसकी एफिशिएंसी इस बात पे डिपेंड करती है कि उस संस्थान पे बैठे लोग वो किस तरीके से हैं। तो यहाँ पे सर उस संस्थान में जिस तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन ख़त्म हो गया है, जो समान रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हर देशों का, कहीं न कहीं जो वहाँ की बॉडी है उस पर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो राज कर रही हैं। तो इस वजह से भी एक कारण है। और सर इसके अलावा सर बॉडी कहीं न कहीं थोड़ी-सी डिसफंक्शनल हुई है, फंड की कमी है, जो कंट्रीज़ हैं वो फंड नहीं देती हैं। इस वजह से जो उसका रिलेवेंस है वो कहीं न कहीं क्वेश्चन में आया है, लेकिन सर इसे सुधारा जा सकता है। नहीं, यूनाइटेड नेशंस में जी सर। सबसे ज़्यादा डोमिनेंस तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के हैं। ठीक है, जी सर। लीस्ट डेवलप्ड और जो विकासशील हैं वो तो बहुत ज़्यादा स्टैंड उसमें करते नहीं। अभी सर तो वो संख्या में धीरे करते धीरे हैं उभर लेकिन रहे हैं। डिसीजन मेकिंग में कम कर पाते हैं। तो सवाल है कि यूनाइटेड नेशंस के होते हुए जब रशिया ने यूक्रेन पर वॉर कर दिया, जी सर। ठीक है, और उसमें सैंक्शन लगाने के बावजूद वो वॉर लगातार चल रहा है, जी सर। उसमें हज़ारों की तादाद में सिविलियंस मारे गए हैं। जी सर। तो फाइनली इस पूरी व्यवस्था का क्या औचित्य, यूनाइटेड नेशंस का क्या औचित्य बचा? सर अगर इन क्षेत्रों में यूनाइटेड नेशन नहीं अच्छे से कर पा रहा है, लेकिन कई क्षेत्र हैं जहाँ पे वो अच्छे से काम कर रहा है, जहाँ पे उसकी सफलता साबित हुई है। सर यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स हैं जो अभी भी कई देशों में एक्टिव हैं। और सर इसके अलावा यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है जो कई जगह जहाँ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रही है वहाँ फूड पहुँचाने में। और इसके अलावा जो कई गरीब देश हैं जहाँ पे ये सब क्राइसिस चल रही है वहाँ पे लोगों को रिहेबिलिटेट करने में, उनको शिक्षा देने में, उनको ट्रेन करने में सर काफ़ी भूमिका है। यूनाइटेड नेशंस की कुछ रिपोर्ट बताइए, कौन कौन से रिपोर्ट जारी करते हैं? यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट, कुछ मेन बॉडीज़ बताइए मेन बॉडी में सर जो यूएन के यूनाइटेड अंदर नेशन की में। जनरल असेंबली हो गई, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। सर अभी इतना याद आ रहा है। ठीक है, रिपोर्ट्स के बारे में भी बताइए, कौन कौन से रिपोर्ट्स यूएन के अधीन जारी होते हैं? सर रिपोर्ट्स डायरेक्टली तो नहीं याद आ रहे हैं। यूएन एजेंसीज के यूएनईपी के कुछ रिपोर्ट हैं, जैसे कि न्यू फ्रंटियर रिपोर्ट है। क्या होता है इसमें? सर अभी सही से नहीं याद है, लेकिन ग्लोबल इन्वायरमेंट जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? सर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। श्योर हैं आप? जी सर। इंडिया की क्या पोजीशन है इसमें?
सर अभी रिसेंट जो आई उसमें 135 है। अच्छा, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन इंडेक्स सर देता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। वर्ल्ड बैंक। जी सर। ठीक है, इसी तरीके से कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स और रिपोर्ट्स बताइए जो यूएन के अंडर में और आते हैं। सर ये डायरेक्ट तो यूएन के अंडर में नहीं आते, क्योंकि वर्ल्ड बैंक भी यूएन की बॉडी नहीं है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी यूएन की बॉडी नहीं, नहीं ये तो है। एग्जाम्पल हुए कि वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जी सर। यूएन के अंडर जो बॉडी काम करते हैं वो कौन से रिपोर्ट देते हैं? सर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी जारी करता है। और इसके अलावा यूएन सोशल नॉर्म्स इंडेक्स एक नया इंडेक्स आया था, वो भी यूएन जारी करता है। रेड डेटा बुक के बारे में सुना है आपने? जी सर। क्या है ये रेड डेटा बुक? पूरे विश्व की जो प्रजातियां हैं उनको कैटेगराइज करके लिखा गया है कि वो इंडेंजर्ड हैं या वल्नरेबल हैं। सर इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है 9 कैटेगरीज में। अच्छा, क्या क्या कैटेगरीज हैं? सर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल और वल्नरेबल। सर एक डेटा डिफिशियंट की भी कैटेगरी है। सर अभी इतना याद आ रहा है। एक्सटिंक्ट भी है। चीता भारत में एक्सटिंक्ट था? एक्सटिंक्ट है सर, इस समय है। एक्सटिंक्ट था नहीं। तो उसके पुनर्वास के लिए कुछ कोशिशें चल रही हैं सरकार की तरफ से, क्या कोशिशें हैं ये? सर उनको री इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश के कोनोपालपुर जो नेशनल पार्क है वहाँ पर नामीबिया से लाया जाएगा सर उन्हें। अच्छा, और कोई ऐसी प्रजाति बताइए जो एक्सटेंट हो गया हो इंडिया से? सर अभी नहीं याद आ रहा है। नहीं याद आ रहा है। एंडेमिक और पेंडेमिक में क्या अंतर है? सर एंडेमिक किसी स्थान और समय विशेष होता है। पेंडेमिक सर इसका दायरा काफ़ी विस्तृत होता है पूरे विश्व के लेवल पर। नहीं समझ पाया मैं, ठीक से बताइए। सर जैसे कि एंडेमिक इसकी जो है परिभाषा क्या है? सर सही से ज्ञात नहीं है सर, क्योंकि ध्यान में अभी नहीं आ रहा है सर बिना दोहराने की वजह से। सर फिर भी अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कि सर कोई बीमारी सिर्फ भारत में फैले या भारत के किसी क्षेत्र में फैले तो सर वो इंडेमिक है उस जगह के लिए, लेकिन अगर वही बीमारी पूरे विश्व में फैल जाए तो वो पेंडेमिक कहलाएगी। तो मंकी पॉक्स एंडेमिक है पेंडेमिक है या दोनों नहीं है? सर अभी WHO ने तो डिक्लेयर नहीं किया है पेंडेमिक इसे, तो सर इसीलिए ये इंडेमिक भी नहीं है, क्योंकि सर एक जगह तो है नहीं सिर्फ। फिर दोनों नहीं है। सर ग्लोबल हेल्थ हैजार्ड घोषित किया है WHO ने। ठीक सर। संध्या जी, जी सर। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है? जी सर। पॉलिटिकल साइंस में? जी सर। एंशियंट हिस्ट्री और एजुकेशन, ये 3 सब्जेक्ट आप कर रहे हैं और आपने ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन लिया जी है। सर। प्रत्यायोजित विधायन का नाम सुना है आपने? त्यायोजन विधायक। हाँ, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जी सर। क्या होता है ये? सर इसके तहत जो लेजिस्लेचर है जैसे कि पार्लियामेंट, सर वो अपने काम को एग्जीक्यूटिव को सौंप देती है। जैसे कि इसमें पार्लियामेंट एक नॉर्मल आउटलाइन बनाती है और उसमें डिटेलिंग का पूरा काम, कानून किस तरीके से बनेगा, वो सर एग्जीक्यूटिव करती है। इसको चेक एंड बैलेंस करने का कोई प्रोविज़न है? सर अगर पार्लियामेंट्री कमेटी जिसको डेलीगेट किया गया है उसने किस हद तक, किस सीमा तक उसका सही उपयोग किया है? क्या उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है? जी सर, जुडिशियल रिव्यू किया कोई जा ऐसा केस याद है आपको? सर केस तो नहीं याद है अभी। अच्छा, मुझे 3 बड़े पॉलिटिकल मूवमेंट बताइए जिन्होंने समाज को चेंज किया है। सर अन्ना हजारे मूवमेंट, फिर इसे पॉलिटिकल में गिनेंगे? हाँ, बोलते चलिए। सर हमारे देश का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो। इसके अलावा सर जब इमरजेंसी के समय मूवमेंट अभी कहीं गुलाबी क्रांति का नाम सुना है आपने? वर्ड्स इधर 4-5 सालों में बड़ी चर्चा में रहा। सर गुलाबी क्रांति तो खाद्यान्न से रिलेटेड है खाद्यान्न से और कोई रिलेटेड है। गुलाबी क्रांति नहीं याद आ रही है अच्छा, सर। वाटर को लेकर के कोई बड़ा मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट? वाटर को लेकर सर नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या ऑब्जेक्ट था उसका? सर नर्मदा नदी पर जो काफ़ी बांध बन रहे थे वो पर्यावरण को पूरा नुकसान पहुंचा रहे थे, उसके लिए। टिहरी में भी कुछ हुआ था? सर टिहरी में भी हुआ था। कौन उसको लीड कर रहा था? सर सही से नहीं याद है, लेकिन शायद सुंदरलाल बहुगुणा। अच्छा, तो पर्यावरण को लेकर कौन कर रहा था? सर सुंदरलाल बहुगुणा ही अग्रणी थे। क्या नाम था उस आंदोलन का? आंदोलन का नाम था सर चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन। बहुत अच्छा। अभी आपको क्या लगता है कि वर्तमान में जो श्रीलंका में आर्थिक संकट उत्पन्न है उसमें आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आपको क्या रुख अपनाना चाहिए? सर पहली बात तो जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो जनता से डायरेक्ट कांटेक्ट, जनता से डायरेक्ट आप संवाद भारत के स्थापित। प्रधानमंत्री हैं, आप श्रीलंका के प्रधानमंत्री नहीं हैं। श्रीलंका आपसे मदद मांग रहा है, आप क्या क्या उनकी सहायता करेंगी और क्यों करेंगी? भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर जी। सर
सर पहली बात, जो भारत अभी सहायता कर रहा है उसमें वित्तीय सहायता देना, खाद्यान्न की जो वहाँ समस्या है उसको, उसके लिए, क्योंकि भारत में खाद्यान्न की अधिकता रहती है, तो डोनेशन के रूप में वो देना, लाइन ऑफ क्रेडिट के थ्रू उनको फंड उपलब्ध करवाना। और सर इसके अलावा सर अभी तो यही समझ में आ रहा है। ये 3 काम आप करेंगे, क्यों करेंगे? सर पहली बात तो भारत, श्रीलंका हमारा हमारे पड़ोसी टैक्स देश पेयर है। का पैसा आप श्रीलंका में क्यों देंगे? सर श्रीलंका जो हमारा नेबरिंग कंट्री है, और सर ये कहा जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि अगर आप एक देश का विकास उसके नेबरहुड से काफ़ी रिलेटेड होता है, अगर वहाँ अशांति है, वहाँ विद्रोह हो रहे हैं, तो इसका प्रभाव भारत पे भी पड़ेगा। सर खासकर जैसे कि अगर वहाँ पे अशांति है तो वहाँ से शरणार्थी भारत में आ सकते हैं, जो भारत के लिए एक समस्या क्रिएट कर सकता है। और भारत को एक ग्लोबल लीडर बनने में, जो भारत यूएनएससी में अपनी परमानेंट सीट चाहता है और एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने नेबरहुड में एक अपनी लीडरशिप स्थापित करें, वहाँ हम लीड करें, वहाँ हम समस्याओं को देखें। लिट्टे मूवमेंट का नाम सुना है आपने? जी सर। क्या, कहाँ से आया है ये? सर लिट्टे मूवमेंट लिट्टे मूवमेंट सर भारत में था, कहीं और भी था? श्रीलंका में भी था, जो सर वहाँ पे भारत में कहाँ था? सर तमिलनाडु साइड। तमिलनाडु में था। माओवाद का नाम सुना है आपने? जी सर। क्या उनका ऑब्जेक्ट है? उनकी थीम क्या है? सर उनका ऑब्जेक्ट ये रहता है कि स्टेट के विरुद्ध वे मेनली रहते हैं। नहीं, कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि एक सोशलिस्टिक सोसाइटी की स्थापना। किस सोसाइटी की? सोशलिस्टिक सोसाइटी। अच्छा, भारत में संभव है? सर भारत में है सोशलिस्टिक सोसाइटी। अच्छा, सर उनका जो एम है कि एकदम वायलेंट। 3 एग्जाम्पल बताइए हमको। सर ऐसी सोसाइटी में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, एफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए अगर कोई वर्ग पिछड़ा रह गया हो तो, और सर सभी वर्गों को समान अधिकार होने चाहिए। बहुत अच्छा। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को लेकर जितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें कोई 5 आप बताइए। सर मिशन शक्ति, जिसके तहत महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, उनकी डिग्निटी और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना। सर बैंकिंग सखी करस्पॉन्डेंट योजना है, जिसके तहत जो महिलाएं हैं वो घर घर जाकर महिलाओं को डिजिटल लिटरेसी, बैंकिंग से रिलेटेड जो जानकारी है वो प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा सर महिला सामर्थ्य योजना, जिसमें जो विमेन एसएचजीज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनको लोन देना, उनको ट्रेनिंग देना, उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाना। सर इसके अलावा सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, जिसके तहत शहरों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाना। और इसके आपको अलावा एसडीएम बना दिया जाता है तो 5 ऐसे क्या काम करेंगी जो एक प्रशासक में होने चाहिए, जो आपको लगता है आपका एक विजन है, ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जिन्हें आप तुरंत लागू करना चाहेंगी? सर जिस भी क्षेत्र में मेरी नियुक्ति है सर, उस क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर वो बढ़िया से हो। सर जो खासकर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ें हैं या जो भी इलीगल काम होते हैं सर, उन पर काफ़ी प्रतिबंध हो। आपकी पोस्टिंग बनारस हो गई जहाँ कमिश्नरी सिस्टम आ गया है और लॉ एंड ऑर्डर आपसे ले लिया गया है। जी सर। उसके बाद क्या आपका प्रेफरेंस रहेगा? सर लॉ एंड ऑर्डर भले हमसे ले लिया गया है, लेकिन सर उसके लिए अलग अधिकारी है, तो उसके साथ भी समन्वय स्थापित करना, उस चीज़ का जायजा लेना। सर ये एक कोऑर्डिनेशन हमेशा बना रहता है, वो भले हमारे विभाग में ना ये हो। आपकी ड्यूटी ही नहीं है। वहाँ पुलिस कमिश्नरी सिस्टम आ गया, वहाँ एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस आ गया, लॉ एंड ऑर्डर उनका काम है। जी सर। सर इसके बाद सर एक जो महिला सुरक्षा है और महिला स्वावलंबन है, इस क्षेत्र में कार्य करना। कैसे करेंगी? आप एसडीएम हैं। सर जो हमारा क्षेत्र है वहाँ पे महिलाओं से उनकी सुरक्षा संबंधित जितने तरीके हो सकते हैं, वो चाहे स्ट्रीट लाइटिंग हो, केवल 2 सीसीटीवी बता कैमरा। दीजिए, केवल 2 बता दीजिए। सर सीसीटीवी कैमरा अधिकतर जगह, खासकर जो हॉटस्पॉट होते हैं जहाँ पे कुछ एसडीएम दुर्घटनाएं के हाथ होंगी। में है लगवाना, या उनके पास ऐसा कोई फंड होता है? सर अभी नियुक्ति तो हुई नहीं है, तो ऐसी इतना जानकारी नहीं कि कहाँ तक पावर है, लेकिन सर प्रयास तो किया जा सकता है। चलिए, अगर ये बताइए कि मुझे आपको अच्छे नंबर देने हों, जी सर। क्यों दें? क्या ऐसा आप में खास है कि जिस कारण से हम लोगों को इम्प्रेस होना चाहिए आपके ऊपर और आपको नंबर देना चाहिए? सर जो कुछ क्वालिटीज़ है जिसमें मैं कह सकती हूँ कि और कैंडिडेट्स में बेहतर साबित हो सकती हूँ, तो इसमें पहली है सर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर दूसरी है कि सर मैं अगर कोई वर्ग है तो उसके विचारों को मैं दूसरों से बेहतर समझती हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई बात कह रहा है तो उसके अपने पक्ष होते हैं, और क्योंकि अगर हमारी इतनी समझ होती है तो हम किसी व्यक्ति से डील करने में, किसी समाज वर्ग से डील करने में ये बहुत लाभकारी हो जाता है इस स्थिति में।
सर इसके अलावा टीम वर्क, जिसमें मैं काफ़ी विश्वास करती हूँ कि आप अकेले हर कार्य नहीं कर सकते हो, आपके अधीन जितने हैं या आपसे जो समाज है उसका भी आपको पूरा सहयोग लेना चाहिए, और ऐसी स्थिति में अगर आप समाज का सहयोग लेते हैं तो वो भी जिम्मेदार होता है उन कार्यों के प्रति। एक प्रश्न बताएं, छोटी सी समस्या मैं दे रहा हूँ, समाज को बदलने में आंदोलनों की कितनी भूमिका रही है? सर आंदोलनों की बहुत भूमिका रही है समाज को बदलने में। 3 ऐसे आंदोलन जिन्होंने समाज को बदला है। सर स्वतंत्रता से पहले अगर देखा जाए तो जो एक पुनर्जागरण हमारे भारत में शुरू हुआ था, धार्मिक सुधार आंदोलन, सर उससे समाज में प्रगति हुई है। राजा राम मोहन राय चाहे सर ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, उस समय से जो आंदोलन अभी तक चल रहा है तो लगातार सर उसमें प्रगति हुई है। महिलाओं की स्थिति सुधारना, चाइल्ड मैरिज, ये सब जो हमारे बाल समाज में गंगाधर बुराइयां तिलक थी। का भी कुछ ऐसा आंदोलन था, कोई ऐसा मूवमेंट था? सर शिवाजी आंदोलन, गणपति आंदोलन थे सामाजिक क्या सुधार। उसका ऑब्जेक्ट था? उसका ऑब्जेक्ट था सर कि कल्चरल बेसिस पर जो हमारे भारतीय नागरिक हैं जिनके अंदर ये एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है कि अंग्रेज हमसे ऊपर हैं या हमसे उच्च जाति के हैं, तो सर उसको पूरी तरीके से मिटाना और पास्ट के आधार पर कल्चरल एक जो हमारा सिग्निफिकेंस रहा है उसके आधार पर लोगों को एकीकृत करना। ठीक सर। ये बताइए, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? सर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसमें जो व्यक्तियों के कुछ समूह हैं वो साथ में आते हैं, कुछ साथ में मिलके कोई बिजनेस शुरू करते हैं जिसके तहत वो अपनी समस्याओं को सॉल्व करते हैं, खासकर जो गरीबी और इनकम जैसी समस्याएं हो गई उसको सर उसके थ्रू सॉल्व किया जाता है। एंड आपने एफपीओ का नाम सुना है? जी सर। क्या है? सर ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसमें फार्मर जो है वो साथ में आकर क्लस्टर अपना बनाकर सर अपने इसमें अपने जो रिसोर्सेज होते हैं वो चाहे खेत हो, इन सब रिसोर्सेज को वो पूल भी कर सकते हैं और कहीं ना कहीं साथ में आने से सर उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है अपने प्रोडक्ट को बेचते समय। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। बैठिए। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? सर आपका अपना असेसमेंट क्या है? सर ठीक था, बहुत अच्छा नहीं था। क्यों क्यों ऐसा लग रहा है? सर जो सिचुएशनल क्वेश्चन होते हैं सर बता तो लेती हूँ लेकिन इतनी बढ़िया तरीके से नहीं बता पाती हूँ जो पूरे एस्पेक्ट कवर होने चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ें हमने नोटिस की और सर से डिस्कस भी किया कि आप जब आई तो आपने किसी को भी नमस्ते या गुड इवनिंग कुछ भी नहीं तो किया। सोचा था ये ठीक नहीं है। गई तो बहुत हड़बड़ी में गई, लगा कि बस भाग जाएं, अब बहुत हो गया, ऐसा भी ठीक नहीं है। जाते समय धन्यवाद कर दीजिए बोर्ड के मेंबर्स को, सबसे पहले चेयरपर्सन को और बाकी मेंबर्स को। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल आपका मैनर है जिसको आपको करना है। ठीक है, कई जगह आप अटेम्प्ट लेने की जल्दबाजी में रहती हैं और उतनी ही जल्दबाजी आपको बैठने की भी थी। ठीक है सर, अगर आपकी तरफ नहीं देख रहे थे तो आप खड़ा होकर वेट करती हैं। ऐसा लगा कि बस आप बैठने ही वाली हैं, फिर आपको याद आया कि नहीं, रुक जाते हैं, तो फिर सर ने कहा बैठिए, फिर आप बैठी। ठीक है, जब आप बैठ गए तो आपको बहुत देर बाद याद आया कि थैंक यू बोलना चाहिए। जी सर। तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस वहाँ, मतलब ये इस तरह के बिहेवियर्स नहीं चलते हैं, तो उसको थोड़ा सा सिंक कर लीजिए, एक आध बार प्रैक्टिस करके सिंक कर लीजिए। ड्रेस यही रहेगा आपका? नहीं सर, साड़ी रहेगी, ये भी कंप्लीट नहीं। ठीक है, बाकी एक आध जगह मुझे ये लगा कि आप फॉल्स अटेम्प्ट लेती हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जिद छोड़ दीजिए। जो आपका कंफर्ट जोन नहीं है, जहाँ लग रहा है कि आप नहीं पहुँच पाएंगे आंसर तक। लेकिन सर जो एकदम फंडामेंटल टाइप के क्वेश्चन होते हैं जैसे इंडेमिक एंड पैंडेमिक, मतलब इसमें कुछ तो अंदाजा हर इंसान को होना चाहिए, तो उसमें भी अगर कह दे कि देखिए, ना सीधी सी पता बात हो। सुनिए, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं है कि आप बहुत बेसिक क्वेश्चन का जवाब नहीं जानती हैं, लेकिन एंडेमिक और पेंडेमिक में इन करने के बाद और बहुत कंक्रीट नहीं बताइएगा तो फिर दिक्कत होगी। ज़्यादा बेटर क्या है कि अगर अनुमान लगाना है तो अनुमति ले लीजिए, सर मैं ठीक से रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे अगर आप मौका दें तो मैं थोड़ा अनुमान लगाना चाहती हूँ, किसी भी क्वेश्चन के बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है, ये जिद छोड़ दीजिए कि नहीं, अगर ये नहीं बताएंगे तो बोर्ड क्या सोचेगा। बोर्ड ये सोचने के लिए बैठा ही नहीं है, वो सोचना आपका कॉपी पर हो चुका, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस क्लियर कर चुकी, इसका तो दबाव मत लीजिए। कहीं कहीं आपकी वॉइस का लेवल वो ज़्यादा हो जा रहा था, हाँ, अचानक से आप उत्साह में आ जाती थी, तो उसको भी थोड़ा देखिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए इन चीज़ों की। करंट अफेयर्स ब्रशअप कर लीजिए बढ़िया से, है ना। बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और आपके बहुत चांसेस मुझे लग रहे हैं कि होगा।
नॉलेज सर ठीक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नॉलेज बहुत बढ़िया है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया है, प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है। ठीक है, एक आध जगह आप अनावश्यक हंस बैठी, हंसना नहीं था, बोर्ड के सामने दोस्ती नहीं निभानी है। जी सर। ठीक है, अदरवाइज सारे पैरामीटर्स पर आप बहुत परफेक्ट हैं, आपके बहुत भरपूर चांसेस हैं। आपका सब बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा। जैसा सर ने कहा कि जो क्वेश्चन आपको आता रहा, अचानक आप बहुत स्पीड में और बहुत हाई पिच पे बोलने लगी। थोड़ी जो आपकी फ्रिक्वेंसी थी वॉइस की वो बढ़ गई थी, जहाँ नहीं आ रहा था अचानक डाउन हो जा रहा था। तो प्रयास ये करिए कि एकदम नॉर्मल रहिए। बाकी थोड़ा सा अपना एंट्री और एग्ज़िट दोनों, और वहाँ गुड मॉर्निंग या जो भी आप नमस्ते प्रणाम जो भी कह सकते हो, उसमें हल्का सा सुधार कर लीजिए। बाकी सब ठीक है। जो प्रश्न पूछे उन्हीं की तरफ देखना है। यह भी ध्यान देना है कि जिस सदस्य का प्रश्न है उनकी तरफ आप देख करके ही जवाब देंगे। बाकी सब बढ़िया है। कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो आप आगे बढ़ जाइए कि सर पढ़ा तो है, याद नहीं आ रहा। सारे क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में नई विंडो खुल गई। एक उत्तर आप देती थी और मैंने वहीं से एक नया प्रश्न बना लेता था। तो चाहती अगर नहीं जानकारी थी तो आप बच सकती थी उन चीज़ों से, क्योंकि ज़बरदस्ती आंसर देंगे तो 3 रास्ते खुल जाएंगे उससे। और तो बोर्ड थोड़ा सा आपको फिर टाइम लेगा जज करने में, और हो सकता है 10 मिनट में छोड़ दे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू।